नहीं देखे अभी? एनीवन? आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, मोनू आ कुमार रही है आवाज। यस सर, हमने देखा। हाँ, तो यू जस्ट गो थ्रू, अगर नहीं देखे हैं तो आई जस्ट गिव यू सम टाइम, यू जस्ट गो थ्रू फर्स्ट द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बिकॉज देयर इज गैप बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पोस्ट। तो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में पोस्ट में थोड़ा गैप किए थे ताकि आप पार्ट 1 में देयर इज ए वर्ड रिलेटेड टू द आईटी विच इज फ्रीक्वेंटली यूज, जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो फ्रीक्वेंटली यूज होने का मतलब है कि ज्यादातर उस वर्ड का इस्तेमाल हम आईटी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में करते हैं, ठीक है ना। तो वो अल्फाबेटिक सॉर्ट किया हुआ है, और सम पार्ट 1 में कुछ अल्फाबेटिक सॉर्टिंग के हिसाब से आपको डिस्क्लोज किए थे, पार्ट 2 में इस तरह से एक एक करके वो डिस्क्लोज किया हुआ है। तो 8 पेज का कंटेंट्स है। पार्ट 1 में सर्टेन अल्फाबेटिक वर्ड इज देयर, तो आई जस्ट ओपन दैट फाइल ऑल्सो। तो that word is frequently used in the IT, not only IT, in management also। मैनेजमेंट में भी जहां पर भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा तो आपको ऑफिस यूज करना होगा, ऑफिस यूज करेंगे तो फिर आपको सेव एज, ये सब टर्मिनोलॉजी यूज करना होगा, ठीक है ना। फाइल क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, फोल्डर क्रिएट करना, तो ये सब फोल्डर, फाइल, डायरेक्टरी, ये सब जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जो यूज करते हैं हमको पता नहीं है ये क्यों यूज हो रहा है। यूज करते हैं तो व्हाट इज द पर्पस, तो ये पता है, जो बेसिक चीज है वो तो पता है कि इस पर्पस को ये फुलफिल कर रहा है। फोल्डर है तो वो आपका जो है किसी भी तरह के फाइल को रखने के लिए यूज होगा। डायरेक्टरी इज सिमिलर टू द फोल्डर, डायरेक्टरी जो बनाते हैं वही फोल्डर भी होता है। बेसिकली जो सिस्टम है, पूरे सिस्टम में हम चाहे स्मार्टफोन यूज करें या डेस्कटॉप यूज करें, लैपटॉप यूज करें, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे हम मोबाइल यूज करें, स्क्रीन इज विजिबल टू यू, दिख रहा है ना? यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम आप मोबाइल यूज करें या सिस्टम यूज करें, दोनों ही केस में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यू ऑलरेडी नो, बिकॉज वी कैन नॉट डिस्कस डायरेक्टली विद द सिस्टम, तो वी कैन नॉट सर इको फॉर्म हो रहा है सर। एनोटेशन मैंने हटाया नहीं है ताकि उसका एडवांटेज आपको मिले, ठीक है ना। तो ये एनोटेशन यूज नहीं करिए, जब बोला जाए तब करिएगा। रोल नंबर 52, निशांत कुमार। Whether you want to write something, I just give you the privilege. कौन है 52? Now I just mute all because some disturbance is there, and if anyone have any query, just raise the hand. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि कोई भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, चाहे स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो डिवाइस आपको जो है एक प्रॉपर इंटरफेस प्रोवाइड करता है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली बोल सकते हैं कि यू आर द यूजर, है ना, एंड देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस Raviraj, concentrate on the class. Application, system, है ना, ये यूजर के और कंप्यूटर, this is the part of computer, or you can say device. In case of smartphone it is device, in case of laptop तो commonly अगर बोला जाए तो डिवाइस। तो यूजर और डिवाइस के बीच में आपका जो वेरियस रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, यानी कि whenever you want to manage the resource, तो in between the user and the computer you can say। तो अगर बोला जाए तो यूजर एक एंड है और एक एंड आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो यूजर और कंप्यूटर एक साइड में आप खड़े हैं, दूसरे साइड में आपका डिवाइस है। अब आपको आपके डिवाइस को प्रॉपर्ली यूज कराने के लिए अब इस कंप्यूटर में सर्टेन इंक्लूजन होगा। अब ये सर्टेन इंक्लूजन क्या है? ये इंक्लूजन इसको यूजर को कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। यानी अब जब आप बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो देयर ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट? इट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। योर ओएस इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दैट ओएस इज यूज्ड एज ए इंटरफेस, क्योंकि आप जब जैसे देखिए एटीएम मशीन में आप जाएंगे तो वहां पर एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा। वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? दैट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड यू द यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। Why there is a need of user interface? Because by the help of that user interface you can easily communicate with that device। उस डिवाइस से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, चाहे आप एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या है? इट इज द इंटरफेस, इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस इन बिटवीन द यूजर एंड द डिवाइस। डिवाइस और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, जिस इंटरफेस को यूज करके, जैसे अगर हम डेस्कटॉप का कोई आइकन को क्लिक करते हैं तो ये डेस्कटॉप पर आइकन किसके थ्रू आ रहा है? ओएस के थ्रू आ रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, आपका जो स्मार्टफोन है उसमें प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करते हैं ऐप, वो ऐप कहाँ दिखता है? डिवाइस के डिस्प्ले पर। तो वो डिस्प्ले पर डिवाइस पर दिखे, उसके लिए सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होगा, जो हर एप्स, हर एप्लीकेशन के अकाउंटेबिलिटी को मैनेज कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आइकन क्रिएट नहीं होगा तो फिर आप उस आइकन को फ्यूचर में एक्सेशन करने के लिए एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एप्स का एक डिफरेंट आइकन होता है। जैसे एमएस ऑफिस का एक आइकन है, ठीक है ना। एमएस ऑफिस में जो डिफरेंट पैकेजेज है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उस आइकन से ही आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये वर्ड है। तो जितना भी उस आइकन से रिलेटेड, अगर जितना भी फाइल आप क्रिएट करते हैं वर्ड का, वो सब उस आइकन को होल्ड करता है। आपको पता चल जाता है ये एक्सेल का फाइल है, ये वर्ड का फाइल है, क्योंकि हर फाइल का एक्सटेंशन एक स्पेसिफिक होता है। तो उसी तरह से आपका जैसे एमएस वर्ड एक आपका इंटरफेस प्रोवाइड किया जिसमें आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, एडिटर प्रोवाइड किया जिसमें आप फाइल पर लिख रहे हैं। तो ओएस प्रोवाइड यू द इंटरफेस। ओएस क्या कर रहा है? एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो योर ओएस provides an interface for user to interact with the system resources। यानी आपके सिस्टम में जो भी रिसोर्सेस है, आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, मोबाइल में, उस मोबाइल को के रिसोर्स को यूज करने के लिए, एप्लीकेशन को यूज करने के लिए एक इंटरफेस की जरूरत है। अब आप डेस्कटॉप पर आइकन के फॉर्म में उस एप्लीकेशन को देख रहे हैं, टास्क बार में पिन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। ये पिन करने का मतलब टास्क बार, ये क्या है? जस्ट टू फ्रीक्वेंट यूज ऑफ दैट एप्लीकेशन। आप फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहते हैं तो उसको टास्क बार में रखते हैं, डेस्कटॉप पर रखते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको? हर बार उसके डेस्टिनेटिव लोकेशन पर जाना होगा जहां पर वो परमानेंट सेव हुआ है।
तो उसके लिए आपको हर बार क्या करना होगा, सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा। सिस्टम में भी आपको मूव करना होगा अलग अलग। अगर आप शॉर्टकट बना लिए, टास्क बार में रख लिए, तो आप डायरेक्टली सिंगल क्लिक करके उस ओपन कर सकते हैं। तो ओएस एक तरह से इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया। तो बेसिकली ओएस क्या हो गया, ओएस आपका जो है कंप्यूटर। अब देखिए यूजर, हाँ, ओएस आपका इसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए और कंप्यूटर को रखिए, ठीक है। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में ये ओएस क्या कर रहा है, ये एक इंटरमीडिएरी प्रोग्राम का काम कर रहा है। यानी आप बीइंग एन यूजर, आप अपनी बातों को ओएस के थ्रू कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं। यानी कंप्यूटर में देयर इज एन इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू विच यू कैन सबमिट योर रिक्वेस्ट। अगर ओपन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है आपके सिस्टम पर, ओपन होगा, तो फिर आप उसके इंटरफेस में से किसी आइकन को क्लिक करेंगे। लेकिन क्लिक करने के लिए आपको सबसे पहले बूट होना जरूरी है आपका सिस्टम। बूटिंग प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूजर और कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, यूजर कनेक्ट तभी होगा। आप क्यों बोलते हैं कि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर यूजर फ्रेंडली compared to other operating system like Linux is freely available everywhere. Linux आप कहीं पर भी डाउनलोड कर सकते हैं without prior license. No need to get prior license for the particular Linux one, but you need a prior license for Windows. Windows के लिए prior license लेना होगा। तो Windows is user friendly. तो operating system makes a bridge. You can say it is a bridge between the user and the computer. ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द वेरियस मोड। अब जब आप यूजर है और कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, उस इंटरफेस को यूज करके आप रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं। आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो डिस्प्ले आएगा, क्योंकि हर चीज का ड्राइवर वो एक्नॉलेज करके रखेगा। जब डिस्प्ले आएगा तभी आपका डिस्प्ले पर वेरियस आइकन दिखेगा, और जब वेरियस आइकन दिखेगा तभी अब उसको आप टच स्क्रीन को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जब तक डिस्प्ले ओपन नहीं होगा, जब तक सिस्टम ऑन नहीं होगा, तब तक आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो चाहे आप लैपटॉप यूज करें, डेस्कटॉप यूज करें, या किसी भी तरह का डिवाइस यूज करें जिसको यूजर इंटरेक्शन चाहिए, यूजर जिससे इंटरेक्ट कर सके, अपने बात को वहां पर रख सके, अपने रिक्वेस्ट को सबमिट कर सके, तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है। और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है। वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस, जितना भी पैकेजेज आप देखते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम का पार्ट है जिसमें आप केवल काम करते हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट उसमें आप कुछ नहीं करता। MS वर्ड में क्या आप कुछ ऐड करते हैं, जैसे पाइथन आपने पढ़ा, तो पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कुछ अपना कस्टमाइज प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन क्या MS वर्ड में आप कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं? बेसिकली एक्सेल में बना सकते हैं, एक्सेस में बना सकते हैं, वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन का ही काम करते हैं। तो एप्लीकेशंस बेसिकली आपका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए ही यूज होता है। एक्सेल आपका स्प्रेडशीट के फॉर्म में यूज होता है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है ना। डेटाबेस से रिलेटेड अगर आपको यूज करना है तो MS एक्सेस यूज करते हैं। तो अंडर MS ऑफिस एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम वी हैव सेवरल पैकेजेस, ठीक है ना। ये पैकेजेस क्या है, दैट इज द MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है ना, MS एक्सेस, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वन नोटबुक भी होता है, MS पब्लिशर, ठीक है ना, और भी है इसमें MS प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस का ही पैकेज है। अलग अलग पैकेज अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है, जिसमें सबसे, हाँ बोलिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्रेन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो खुद से, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो मेरा सिस्टम स्टार्ट भी नहीं। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं बोल सकते हैं, CPU को ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्रोसेसिंग पार्ट आपका CPU करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम केवल रिसोर्स को एलोकेट करता है।
हाँ, जितना भी रिसोर्सेस है आपके कंप्यूटर में। अजीत कुमार, बोलिए। सर MSSS के बाद क्या लिखे हैं सर? वन नोटबुक, MS Thank you. नोटबुक आपका यूज होता है, ठीक है ना। जो जिस पर्पस को अभी जैसे पावर पॉइंट में कर रहे हैं उसको आप नोटबुक से भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। पब्लिशर हो गया कि कोई भी पब्लिशिंग, आपको बुक पब्लिश करना है तो कवर पेज डिजाइन से लेकर उसका इंटरनल पेज एलोकेशन, हेडर, फुटर, ये सब MS पब्लिशर से आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करना है तो MS प्रोजेक्ट आपको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जैसे गैंट चार्ट, पॉट चार्ट, ये वेरियस आपको सेगमेंट जहां पर ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना अपने प्रोजेक्ट को, तो MS प्रोजेक्ट में आप वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे फ्रिक्वेंटली यूज आपका जो है पहला 4 ही होता है। MS वर्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, MS एक्सेल फॉर स्प्रेडशीट पॉइंट ऑफ व्यू, MS पावर पॉइंट फॉर प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट यूज करते हैं। MS एक्सेस फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन, किसी तरह का डेटाबेस प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन यूज करना है तो MS एक्सेस, लाइक ओरेकल, SQL सर्वर, MySQL जो आप सुनते हैं, तो ऑफिस में MS एक्सेस इज यूज एज ए डेटाबेस प्रोग्रामिंग। डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए MS एक्सेस यूज होता है, जैसे आपका MySQL है, SQL सर्वर है, ओरेकल है, इनक्रीज है, साइबेस, ऑल आर व्हाट, ऑल आर द डेटाबेस, जिसमें डेटाबेस यानी डेटा टेबल क्रिएट किया जाता है जिसको फ्यूचर में क्वेरी के बेस से डेटा रिकॉर्ड रिट्रीव किया जाता है। जैसे अगर हमारे पास जैसे आपका डेटा सेट यूज किया गया पाइथन में, तो डेटा सेट पर किसी तरह का ऑब्जर्वेशन आपको लेना है, वेरियस एल्गोरिथम अप्लाई करना है, तो यू नीड अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स अगर आपके पास होगा, जैसे आप में से सारे लोग बैठे हैं, आप में से किसी एक पर्टिकुलर क्वेरी को किया जाए, जैसे काउंट किया जाएगा, हाउ मेनी ऑफ यू इज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में कितने लोग हैं, तो अभी आप ये क्वेरी आप जो है मैनुअली कर रहे हैं, और सिस्टम में करने के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म जिनका है उसके लिए फ्लैग सेट कर दिए यस नो, और उसके अकॉर्डिंगली हम लिस्ट जो बनाए हैं उसमें मेंशन कर दिए हैं, इन सारे का एक टेबल बना दिए, उसमें जहां यूनिफॉर्म है उसमें यस और नो लिखा गया है, जो यूनिफॉर्म में है वो यस है, जो यूनिफॉर्म में नहीं है नो है। तो जो क्वेरी लिखा जाएगा उसमें जिसका भी यूनिफॉर्म इज इक्वल टू यस है उसका लिस्ट चाहिए हमको, तो जहां जहां यस मिलेगा रिकॉर्ड में, उसी रिकॉर्ड उसी पर्टिकुलर टपल को डिस्प्ले किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या, हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें रिकॉर्ड को एंट्री करना पड़ेगा, जितने स्टूडेंट है सबका रिकॉर्ड, आज के डेट के हिसाब से जितने लोग यूनिफॉर्म में है यस करना पड़ेगा, जो नहीं है उनको नो करना। जैसे अटेंडेंस शीट आपका बनता है, तो अटेंडेंस शीट बनता है तो उसमें हम प्रेजेंट और एब्सेंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट और एब्सेंट लिखने के पीछे मेन रीजन क्या है, जो प्रेजेंट और एब्सेंट है, जब हमको निकालना होगा टोटल प्रेजेंट, तो सिंपली क्या करते हैं, जैसे अगर हम देखिए यहाँ टास्क बार, सपोज करो यहाँ पर हमने अटेंडेंस डाल दिया, ठीक है, अटेंडेंस डाल दिया, इसमें एंट्री कर दिया पी ई, ठीक है, कुछ इसमें पी कर दिए, कुछ आपका ए कर दिए। अब ये पी ए पर अगर क्वेरी करना होगा तो यहाँ भी क्वेरी करते हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन के फॉर्म में करते हैं, वहां पर आपका डेटाबेस में क्वेरी लिखते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर फंक्शन यूज कर ले, सपोज यहाँ पर जो लास्ट सेंटेंस है, यहाँ पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि कितने, काउंट इफ एक फंक्शन है जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये आपका सेल नंबर 2 से लेकर सेल नंबर 8 तक, इसके बीच में आपका प्रेजेंट स्टेटस कितने का है, ठीक है, हमको केवल प्रेजेंट निकालना है, एब्सेंट वाले का नहीं काउंट करना है। अब ये एक तरह का क्वेरी हो गया कि D2 से D8 सेल तक, डी आपका हो गया ये कॉलम और 2 हो गया रो, तो D आपको रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और 2 रिप्रेजेंट करता है रो को।
तो D2 से लेकर D8 तक आपका प्रेजेंट एब्सेंट लिखा गया है। आपका जो अटेंडेंस बनता है उसमें भी प्रेजेंट एब्सेंट हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पर अब इसको जैसे ही इस फार्मूला को फॉर्मुलेट किया जाएगा, तो अब देखिए 5, देखिए हाउ मेनी प्रेजेंट इज देयर, 5, 1 2 3 4 5 प्रेजेंट है। अब ये एक तरह से क्या हुआ, ये आपका फंक्शनिंग काम कर रहा है। इसी फंक्शन को हम जब क्वेरी बेस्ड लिखेंगे तो ये सिंपल एक टेबल, हमने एक कॉलम टेबल बना दिया, अटेंडेंस का एक टेबल बना दिया आपके बैच का। अब इस तरह से आपका अटेंडेंस जितना पेपर का क्लास चल रहा है हर का अलग अलग है, तो सबका एक टेबल क्रिएट होगा। मंथ में, हर मंथ में आपका प्रेजेंट अटेंडेंस, हर दिन का आपका अटेंडेंस बनेगा, जिसमें ये कैलकुलेशन होगा। अगर सपोज करिए कि इसमें हमको यहाँ पर निकाले टोटल प्रेजेंट, अगर हमको यहाँ टोटल एब्सेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, केवल क्या करना पड़ेगा, एनीवन? यहाँ से आपको हिंट मिला होगा, प्रेजेंट जब हम लिखे तो यहाँ से आपको हिंट मिला होगा। यस, सिंपल, गुड। इसको सेव कर लीजिए, सेम लिखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर टू है ना, 2 2 2 8। तो यही चीज यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर P के जगह A कर देना होगा। अब यहाँ 2 ही है फील्ड, ठीक है ना। अगर मल्टीपल एंट्री होगा, PA के अलावा भी एंट्री होगा, तो हर पर आप क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर काउंट इफ, सब कुछ वही है क्योंकि आपका जो कॉलम उतना ही में डेटा आपका है। तो D8 एंड देन यहाँ कंडीशन एब्सेंट का डाल देंगे, ठीक है। तो एब्सेंट आपका जो है टोटल स्टूडेंट आपका ये है। अब यहाँ पर आप टोटल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे, केवल फॉर्मुलेट कर रहे हैं। अब ये टोटल हम चाहें तो यहाँ से भी ड्रैग करके टोटल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको फॉर्मुलेट करें तो इक्वल टू सम ऑफ किसका, सम ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट। तो प्रेजेंट और एब्सेंट हो गया, तो दोनों का समेशन हो गया। तो यहाँ पर तीनों में हमने फंक्शन यूज कर लिया। तो जब टेबल आप क्रिएट करेंगे, ये तो सिंपल एक डेटा था। अब ऐसा बहुत सारा क्वेरी हो सकता है, बहुत सारा पर्टिकुलर पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आपको यहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से आपको ऊपर में इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप फार्मूला जनरेट किए हुए हैं। अब इसमें अगर आप एंट्री करेंगे, ठीक है ना, तो अब इसको यहाँ जो आप किए हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। नहीं तो एक बार एक मिनट, यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग फंक्शन काउंट फंक्शन बना दिए हैं। अगर आप सिंपली सम अप या करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज हम लोग यहाँ फिक्स कर दिए हैं, D2 से D8। हाँ क्या, हाँ, तो ये यही चीज आपको चेंज करना, क्योंकि ये यहाँ फिक्स है। तो इसको आपको अगर यहाँ से, ये तो ठीक है, ये आपको यहाँ पर चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज है।
ये आपका हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि ये समेसन जो है वो जिस कॉलम में ये है उसी के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों केवल इस पर है, यहाँ पर इस सारे कॉलम पर आप कंडीशनल डाले हुए हैं, यानी पी और ए को चेक करना है। तो इसमें जो टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट है उसमें आपको प्रॉपर सेल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब दूसरा कि ये तो डिफाइन रहता है, अभी तो हम लोग वेरिएशन ला रहे हैं। जैसे आपका अटेंडेंस शीट, आपके बैच में 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पर फॉर्मुलेट कर दिए। तो हर दिन आपका जो है ये फॉर्मूला, जैसे ये एक दिन का हो गया, तो अब आपको इसके लिए इसके बाद का जो डेट है, ठीक है ना, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब ये जो आप कर दिए सब में 0 आ गया। अब आप दूसरे दिन का अटेंडेंस जब से डालेंगे ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। देखिए अब इसमें ये जो इसका फॉर्मूला आगे बढ़ा दिए, तो ये पूरा 30 डेज 40 डेज का कर दिए। तो अब यहाँ सेम थिंग है, यहाँ पर जैसे आप बढ़ाएंगे, एक पी बढ़ा तो जैसे ही सेल चेंज होगा पी अपडेट हो जाएगा। पी अपडेट हो गया, टोटल भी अपडेट हो गया। यहाँ बढ़े 3 बढ़ा दिए, 3 बढ़ गया। अब देखिए इसको भी बढ़ा रहे हैं, एक एब्सेंट भी बढ़ रहा है, एब्सेंट भी बढ़ रहा है, स्किप कर गया। फिर अब प्रेजेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मुलेट हुआ। अब देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो है टोटल और एब्सेंट दोनों बढ़ रहा है। तो इस ये सिंपल एग्जांपल ये इसको हम लिए, अभी इसमें हम लोग डिटेल जाएंगे जब एक्सेल डिस्कस करेंगे, कि आपका जब भी कोई टेबल होगा उस टेबल पर ही आप कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पर टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट या टोटल लिख रहे हैं, तो हमारे पास पहले टोटल के रेशियो में अटेंडेंस होना चाहिए, आइदर इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंट एब्सेंट किसी भी फॉर्म में। तो ये अटेंडेंस का लिस्ट, जैसे अगर हम यहाँ बोल दें कि आप क्लास में काउंट करो कितने ऑफलाइन है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्लास में स्टूडेंट का होना जरूरी है। यानी कि टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड लिस्ट, because without list you cannot perform any operation. First of all you need list. Once you have a list you can perform any operation on the list. चाहे उसमें डेटा से, जैसे अभी हम बोला कि यूनिफॉर्म में कितने काउंट करो, नॉन यूनिफॉर्म कितने उनको काउंट करो, कितने लोग मास्क लगाए हैं उनको काउंट करो, नॉन मास्क वाले कितने हैं इनको काउंट करो। यानी कि ये वेरियस ऑपरेशन है, ये सारा ऑपरेशन हम किस पर कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर लिस्ट पर, जो लिस्ट हमारा क्रिएटेड है। तो ओएस, अब बेसिकली यहाँ क्वेश्चन ये है कि ओएस जो है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट का रोल प्ले कर रहा है ओएस। तो आप चाहे मोबाइल यूज करें चाहे डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करें, आपका मेन व्यू क्या है, यूजर का मेन पर्पस क्या है। यूजर का मेन पर्पस है एक्सेशन, एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिवाइस। तो डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं यूजर। आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं तो ऐसे तो केवल लैपटॉप को व्यू करने के लिए नहीं बैठे होंगे, यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन बाय यूजिंग दैट डिवाइस। तो हाउ यू कैन सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट कैसे देंगे। तो ओएस प्रोवाइड्स यू द इंटरफेस, ओएस आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। जैसे डेस्कटॉप इज द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो आपका फ्रंट आपका जो ओपन होता है सिस्टम, उसमें एक डेस्कटॉप होता है, चाहे लैपटॉप यूज करें चाहे सब में डेस्कटॉप स्क्रीन होता है, जिसमें आपका आइकन्स कुछ प्लेस किया रहता है। उसमें से कोई पर्टिकुलर आइकन को सिलेक्ट करते हैं। अगर ओएस बूट नहीं होगा, ओएस में पर्टिकुलर ऑपरेशन इंस्टॉल्ड नहीं होगा जिसका अकाउंटेबिलिटी ओएस रख रहा है, तो उस केस में आपको ये सारे आइकन दिखेंगे नहीं। सबसे पहले तो डिस्प्ले आपको चाहिए जहां से आप सेलेक्ट कर सके। तो एंड्रॉयड चाहे जो भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है जहां पर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपका डिस्प्ले होता है, दिखता है। अब आपका डिस्प्ले तभी काम करता है जब उसका ड्राइवर वर्क करेगा सही से। ये जितने भी डिवाइसेस अटैच हैं उस सिस्टम से, उसका अकाउंटेबिलिटी ड्राइवर का कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, चाहे आपका प्रिंटर अटैच हो, स्कैनर हो, ये जितने भी एडिशनल डिवाइसेस हैं उसका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। Whenever that device is connected with your system, the device driver software is acknowledged by the OS.
and once the device driver software of that device is acknowledged by the OS in future। अब देखते होंगे कि तीन प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया है, लेकिन तीनों प्रिंटर को एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। एक प्रिंटर को आप डेडिकेटेड बना दिए, कनेक्ट कर दिए, लेकिन गलती से आप अगर नॉन कनेक्टेड, क्योंकि आपका डिस्प्ले जब प्रिंट अब कमांड देंगे, जैसे यहाँ पर अगर हम फाइल में जाकर यहाँ पर प्रिंट कमांड देंगे, तो प्रिंट कमांड में जितना भी प्रिंटर होगा वो सब यहाँ दिखाएगा, और प्रिंटर ऐड भी कर सकते हैं आप। तो अभी जैसे एक डिफॉल्ट प्रिंटर यहाँ दिखा रहा है, ठीक है ना, अगर एक दो प्रिंटर और भी आप यूज कर रहे होंगे तो वो भी प्रिंटर यहाँ दिखाएगा। तो अगर ये डिफॉल्ट प्रिंटर के जगह आप उस पर्टिकुलर प्रिंटर को कमांड दे दिए जो आपका डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन उसका ड्राइवर इंस्टॉल्ड है सिस्टम में, तो क्या होगा, आप कमांड तो दे दिए लेकिन प्रिंट तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे कि तो फिर डिवाइस कनेक्टेड नहीं, तो डिवाइस दिखा कैसे? इसलिए दिखा क्योंकि वो डिवाइस इंस्टॉल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट में है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने तीनों प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर एक्नॉलेज कर लिया है। तो जब भी आपको प्रिंट निकालना होगा तो वो तीनों दिखेगा। आपका काम है कि कौन सा प्रिंटर अटैच है उसको कमांड देना है। यू हैव टू टेक डिसीजन। your system display all the printer which is installed by the particular system। तो सिस्टम में जो भी इंस्टॉल्ड होगा सबको दिखाएगा। तो अब एक्सेस इंफॉर्मेशन करना है, ओएस आपका इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया। ओएस प्रोवाइड्स यू द इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर में बहुत सारा रिसोर्सेस है, जैसे जितना भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये सब कहाँ पर स्टोर होता है, तो बताएंगे? बेसिकली देयर आर सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। हाँ बताइए बताइए। Yes, sir. Sir, basically primary memory, secondary memory. नहीं, देखिए सेकेंडरी मेमोरी आपका जो है ये एक तरह से आपका ये क्या है, ये हाँ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ प्रोग्राम। आप बोल सकते हैं ये परमानेंट रेसिडेंस है। आप जो भी प्रोग्राम यूज करते हैं ना उसको परमानेंट रेसाइड कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। योर हार्ड डिस्क, योर एसएसडी इज द परमानेंट रेसिडेंट एरिया वेयर ऑल प्रोग्राम्स आर रिसाइडेड। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ इट इज रिसाइडेड देन व्हाट इज द यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी? जैसे आपने अपने बैग में सब नोट्स बुक सब रख लिया, अब बोलेंगे कि तो बैग में सब कुछ है ही, तो फिर आपका प्राइमरी मेमोरी का क्या काम है? प्राइमरी मेमोरी का ये काम है कि बैग से बाहर निकालो, है ना, उसमें लिखना है कुछ। तो आपका जो सेकेंडरी मेमोरी है दैट इज यूज्ड फॉर परमानेंटली रिसाइड द डेटा। तो आप परमानेंटली रिसाइड करके रखते हैं। कब प्राइमरी मेमोरी का जरूरत होता है? जब आपको लगता है कि अभी बेसिक्स ऑफ आईटी पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड कोई कंटेंट है उसको ओपन कर लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी इनिशिएट कब करता है? जब रीलोकेट करना होता है, टू रीलोकेट प्रोग्राम, जिसको हम लोग पढ़े हैं, इनटू प्रोसेस फॉर्म। तो जब आपका प्राइमरी मेमोरी में कोई भी प्रोसेस रीलोकेट, प्रोग्राम रीलोकेट होता है, जैसे आपने एमएस वर्ड ओपन किया, एमएस वर्ड तो परमानेंटली इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में। अब आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड में कुछ काम करें, तो एमएस वर्ड आपने क्या किया, क्लिक किया। जैसे अभी हमने एक्सेल को क्लिक किया, एक्सेल क्लिक किया तो एक्सेल ओपन हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी का काम कहाँ शुरू होता है? जब आप रिक्वेस्ट देते हैं टू ओपन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो आप जैसे ही रिक्वेस्ट दिए, ओएस इसको नोटिफाई कराया सीपीयू को, सीपीयू ने कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया। कंट्रोल सिग्नल के बेसिस पर आपका प्राइमरी मेमोरी वही जो 3 वर्ड हम लोग यूज किए थे, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो आपका प्राइमरी मेमोरी फेच इनिशिएट किया। फेच का मतलब कि सर्च करना। अब वो सर्च करेगा कि आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें वो प्रोग्राम है भी कि नहीं। बहुत बार ऐसा होगा कि आप एक फाइल क्रिएट करिएगा एमएस वर्ड का, ठीक है ना, फाइल क्रिएट किए, उसमें लिख भी दिए, डेस्कटॉप पर रख दीजिए, और क्या कीजिए कि आप एमएस ऑफिस को अनइंस्टॉल कर दीजिए। एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड पैकेज आपने इस्तेमाल किया था उस फाइल को बनाने के लिए, एमएस ऑफिस को ही अनइंस्टॉल कर दीजिए।
क्या वो फाइल ओपन हो पाएगा जिसको आप डेस्कटॉप पर रखें? तो फेच करने के समय में अनसपोर्टेड फाइल टाइप बताएगा, तो फेच नहीं हुआ। इसका मतलब कि फेच के दौरान उसको पता चला प्राइमरी मेमोरी को कि आपका इसका रिसोर्स फाइल डिलीट है। जिस रिसोर्स फाइल को यूज करके आपने एमएस वर्ड का फाइल बनाया वो डिलीट हो गया, एमएस ऑफिस डिलीट हो गया, तो वो फाइल तो रहेगा लेकिन विदाउट एनी सपोर्टिव वर्जन रहेगा। तो उसका आइकन जो एमएस वर्ड का वो भी चला जाएगा, अनसपोर्टेड आपका फाइल मोड में रहेगा, फाइल रहेगा, डिलीट नहीं होगा। तो फिर से उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू री इंस्टॉल द एमएस ऑफिस। तो वंस यू री इंस्टॉल द एमएस ऑफिस, द रिसोर्स फाइल इज अवेलेबल, नाउ दैट फाइल इज इन ए पोजीशन टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। हाँ बोलिए। सर वो मेरा सॉफ्टवेयर जगह इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पर, उसको ओपन विथ के साथ साथ दूसरे प्रोग्राम में रन नहीं करा। बिल्कुल, अगर एमएस ऑफिस का कोई फाइल होगा तो नोटपैड में तो टेक्स्ट मोड में खुलेगा ना, तो सपोर्टिव कोई फाइल होगा तो जरूर खोल सकते हैं। सपोर्टिव फाइल कहने का मतलब कि एमएस ऑफिस की जगह अगर कोई दूसरा डॉक फाइल आपका ओपन ऑफिस हो चाहे कुछ हो, तो वो उस वर्जन पर डिपेंड करता है, कंफर्टेबल होगा तो ओपन होगा, लेकिन नोटपैड में ओपन नहीं होगा, वर्ड पैड में ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसका सपोर्टिव रिसोर्स फाइल होना चाहिए। तो बेसिकली सपोर्टिव रिसोर्स फाइल आपका, हाँ अब कोई इमेज है तो इमेज को आप जेपीजी फाइल में भी खोल सकते हैं, पीएनजी फाइल किसी भी मोड में खोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सेव एज भी कर सकते हैं, और जिस मोड में सेव एज करेंगे उसी मोड में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है क्लियर करना कि अगर कोई रिसोर्स फाइल डिलीट हो जाता है तो उसका सपोर्ट लेने के लिए फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इफ देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर दैट फाइल, अगर दूसरा कोई सपोर्टिव अल्टरनेटिव नहीं है तो आपको फिर से उसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Otherwise, if there is alternative, then you can use that alternative to open the file and perform any operation. So that is the question. तो प्राइमरी मेमोरी का काम कब आ जाता है? जब रीलोकेट। रीलोकेट इसलिए कहा गया है कि आपके बैग में तो है, उसको बैग से बाहर निकालना है। आपके हार्ड डिस्क में तो डेटा है लेकिन हार्ड डिस्क से उसको बाहर निकालना है। तो जब बाहर निकालना है इसका मतलब है कि उस पर अब वर्क होगा। एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है, आपके हार्ड डिस्क में है, लेकिन एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड जो फाइल है उस पर हमको काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है, तो उसको बैग से बाहर निकालना पड़ेगा, हार्ड डिस्क से बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए रीलोकेट का काम इसको दिया गया है। रीलोकेट किस फॉर्म में होगा? तो प्रोसेस के फॉर्म में होगा, क्योंकि जब भी आपका प्रोग्राम रनिंग फेज में जाएगा तो वो प्रोसेस बन जाएगा। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो रनिंग प्रोग्राम या प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। तो व्हाटएवर रीलोकेशन अकर, जो भी रीलोकेशन प्रोग्राम का होता है तो रीलोकेशन प्रोग्राम का प्रोसेस के फॉर्म में होता है। अब ये प्रोसेस कहाँ गया? ये प्रोसेस आ गया आपका प्राइमरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी से डिसीजन और एग्जीक्यूशन के लिए इसको कहाँ जाना है? सीपीयू में, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू में जाने के लिए फर्दर फिर एल्गोरिथम काम करता है, जो आगे आप पढ़िएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर आईटी में होंगे तो, मैनेजमेंट में है तो ज्यादा उसमें नहीं है, आपको एप्लीकेशन ज्यादा यूज करना है, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेल, ये सब का काम ज्यादा होगा। डेवलपमेंट उतना नहीं है, प्रोग्रामिंग साइड उतना नहीं है उसमें। नहीं, प्राइमरी तुम्हारा सेव हो जाएगा तो समझ रहे हो, ओवरलोडेड हो जाओगे। टेम्पोररी है प्राइमरी मेमोरी को, आप बोल सकते हैं टेम्पोररी मेमोरी एरिया। यानी कि ये प्राइमरी मेमोरी जो आप लेते हैं 4 GB 8 GB, सेकेंडरी मेमोरी लेते हैं 1 TB 2 TB। आप कभी एक्सपेक्ट करते हैं विच वन इज मोर कॉस्टली है? आपका जो प्राइमरी मेमोरी है वो ज्यादा कॉस्टली है। बैग तो बदल सकते हैं आप, बैग में साइज बड़ा कीजिएगा ज्यादा कंटेंट आ जाएगा, लेकिन आपका जो प्राइमरी मेमोरी है अगर वो गड़बड़ हो गया तो फिर बैग से निकालने के पोजीशन में आप नहीं रहेंगे। फेचिंग इनिशिएट करने के लिए प्राइमरी मेमोरी ओके होना चाहिए। तो प्राइमरी मेमोरी, ये भी क्वेश्चन आता है कि विच वन इज मोर कॉस्टलियर, योर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ऑलवेज प्राइमरी मेमोरी इज कॉस्टलियर देन सेकेंडरी मेमोरी। आप प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 4 GB या 8 GB रैम का दाम कितना है? हार्डली 2500 से 3000 के रेंज में आता है 8 GB तक का। हाँ,
और 1 TB आपका हार्ड डिस्क आ जाता है 3500, 4000, 3000, 3200 में 1 TB, जिसमें ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। तो जब मेमोरी हायरार्की में हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपका मेमोरी हायरार्की में जो है सेकेंडरी मेमोरी सबसे नीचे आता है। और देखिए साइज भी इसका, कैपेसिटी भी यहाँ से इस पिरामिड से दिखता है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी है, ये आपका कैश मेमोरी है, और ये आपका प्रोसेसर रजिस्टर है। यहाँ पर सीपीयू है, सीपीयू से सबसे क्लोज आपका ये मेमोरी होता है। अब देखिए कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेसर रजिस्टर का स्टोरेज कैपेसिटी देखिए यहाँ पर पिरामिड में कम है, इससे ज्यादा इसमें है, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा सेकेंडरी मेमोरी। तो जैसे जैसे सीपीयू से दूर जाएंगे ना, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज करेगा और स्पीड डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। जैसे इस क्लासरूम में है, सीपीयू के पास जो होगा मेमोरी, वो सीपीयू के इंस्ट्रक्शन को फास्ट रिकॉग्नाइज करेगा। तो इस क्लासरूम में अगर कोई बात हम बोलेंगे तो आप इजीली रिकॉग्नाइज करिएगा, लेकिन इस क्लासरूम से जो कोई बाहर है तो उसको जाके बताना पड़ेगा। तो उसमें क्या लगा, इट विल टेक सम टाइम। तो वही बात है यहाँ पर, सीपीयू से जो क्लोजेस्ट मेमोरी है उसका स्पीड फास्ट होगा, वो फास्ट रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्ड फास्टली करेगा। और सीपीयू से जो दूर का मेमोरी है वो, इसके सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू को कोई अटैचमेंट नहीं। ये पूरा काम किसको दे दिया गया है, प्राइमरी मेमोरी को। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी मेमोरी और प्रोसेसर रजिस्टर, इसके बीच में एक सीएम डाल दिया गया है, कैश मेमोरी। ये केवल इसलिए डाला गया है क्योंकि स्पीड ऑफ प्रोसेसर, अब जैसे हम लोग बताए कि जो सीपीयू से क्लोजेस्ट होगा स्पीड ज्यादा होगा, तो स्पीड ऑफ रजिस्टर इज मोर देन द स्पीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो जैसे इसको समझना है, ऐसे समझिए, आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं और इंटरव्यूअर के पास क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि उसको क्या पूछना है वो तैयार होकर नहीं आता है, उसको जो क्वेश्चन आएगा पूछते जाएगा। बट बीइंग एन इंटरव्यू, आपको कुछ पैरामीटर तैयार करके आप गए होंगे इंटरव्यू के लिए, आपके पास कुछ पैरामीटर के हिसाब से प्रिपरेशन होगा। अगर लगातार आपसे क्वेश्चन करने लगे कोई इंटरव्यू लेने वाला, तब उस केस में क्या है, आप ओवरलोडेड हो जाएंगे और इस पोजीशन में नहीं होंगे कि किस क्वेश्चन को प्रायोरिटी देकर आंसरिंग करें। जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया व्हाट इज योर नेम, आप अभी व्हाट इज योर नेम बता ही रहे थे, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, व्हाट इज योर लास्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछना शुरू कर दिया गया। अब आप 50 क्वेश्चन पूछ दिया गया और आप एक भी का जवाब नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि स्पीड जो आपका था वो कंफर्टेबल नहीं था, जिस स्पीड से क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि आपके लिए वो तैयार करना मुश्किल है। तो जिस स्पीड से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा उसी स्पीड से प्राइमरी मेमोरी सबमिट करेगा असाइनमेंट, ऐसा कोई जरूरी समय लगेगा, प्राइमरी मेमोरी डिले करेगा कुछ। तो कैश मेमोरी इंट्रोड्यूस कर दिया गया उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी कैश मेमोरी को सबमिट करेगा और कैश मेमोरी से सीपीयू कलेक्ट करेगा कोई भी इंस्ट्रक्शन जो भी फेस्ट इंस्ट्रक्शन है। तो स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड डिक्रीज और इंक्रीज करता है, उसी हिसाब से जैसे जैसे आप ऊपर के तरफ जाएंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी स्टोरेज कैपेसिटी अब क्या करेगा, डिक्रीज, और स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज। तो सिस्टम में भी आप जब सीपीयू से क्लोजेस्ट मेमोरी की बात करेंगे तो उस मेमोरी का स्पीड ज्यादा होगा, और जो जितना भी फार अवे फ्रॉम सीपीयू होगा उसका स्पीड कम होगा। क्यों? क्योंकि उसको सिग्नल रिकॉग्नाइज करने में समय लगेगा। दूसरा कि जितना भी आपका मेमोरी है सीपीयू से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसका कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग बढ़ेगा। तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी का कैपेसिटी ज्यादा है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। नाउ अब यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी फंक्शनिंग समझ में आ गया, ठीक है ना। यू कैन से कि इंटरमीडियरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम, यू कैन से। क्यों इंटरमीडियरी है? क्योंकि आपका जो सीपीयू का स्पीड
सीपीयू का स्पीड मतलब सीपीयू के प्रोसेसर रजिस्टर का स्पीड और प्राइमरी मेमोरी का स्पीड मिसमैच है, सेम स्पीड नहीं है। जैसे अभी हमने इंटरव्यू का एग्जांपल लिया, 50 क्वेश्चन पूछ दिया गया, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आया, तो बहुत सारा सिग्नल जनरेट कर दिया गया, प्राइमरी मेमोरी अभी फेच ही कर रहा है, तो क्या होगा, ओवरलोडेड होगा, सिस्टम हैंग। आप जैसे हैंग हो जाइएगा तो आपका रैम, इसलिए क्या बोलते हैं रैम का थोड़ा सा 8 GB 10 GB से ज्यादा रखें, रैम 8 GB कम से कम रखें, 4 GB। अगर आप ग्राफिक्स एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप क्या है, जब एक सर्टेन लिमिट के बाहर जब आपका एप्लीकेशन यूज करने लगेंगे तो रैम क्या हो जाएगा, ओवरलोडेड। तो रैम ओवरलोडेड होगा तो क्या होगा, वो आप भी हैंग करते हैं, अभी हैंग करते हैं। अगर एक दिन में आपको 10 पेपर का एग्जाम देना पड़े, हैंग हो जाइएगा। नहीं नहीं, दैट इज नॉट सोल्यूशन। हैंग इन द सेंस कि आप ओवरलोडेड हो जा रहे हैं, तो आपका सिस्टम भी ओवरलोडेड हो रहा है। तो ओवरलोडेड क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल्स आर जनरेटेड इन अ फ्रीक्वेंट मैनर, ठीक है ना। और जब तक एक सिग्नल को कंप्लीट नहीं कर रहा, दूसरा आ गया, तो इसको मैनेज करने के लिए सीपीयू के साथ कैश मेमोरी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कैश मेमोरी सबमिट करो, कैश मेमोरी से सीपीयू कलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इंक्लूजन ऑफ दैट कैश मेमोरी इन बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू, ठीक है ना। तो दैट इज द पर्टिकुलर सेक्शन प्रोसेसर रजिस्टर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि ओएस जो हम लोग यूज किए, डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओएस जो यूज किए उसको इंटरेक्ट कितने तरह से किए, अभी करते हैं। इंटरेक्ट विथ ओएस, यूजर जो है वो दो तरह से इंटरेक्ट करता है। एक आपका क्या है, एक आपका है कमांड बेस्ड और दूसरा आपका है सिस्टम कॉल्स। जैसे अगर हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करके फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं, क्या है, दिस इज द कॉलिंग ऑफ सिस्टम कॉल्स। हम लोग कोई कमांड तो दे नहीं रहे हैं, केवल राइट क्लिक कर रहे हैं डेस्कटॉप पर या कहीं पर, और वहां पर आपका जो है न्यू को क्लिक करके फोल्डर क्रिएट कर ले रहे हैं। लेकिन इसी काम को अगर हमको कमांड मोड में करना होगा तो वो हमारा कमांड क्या होगा, ये हमारा कमांड होगा। अगर हमको कोई एक डायरेक्टरी बनाना, फोल्डर का मतलब डायरेक्टरी से है, तो हम अब कमांड बेस्ड अगर इंटरेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा, एमडी, यानी ये डायरेक्टरी हम बनाएंगे। सपोज करो कुछ भी बना दिए, सीमेज, सीमेज नाम का एक डायरेक्टरी बनाए, फिर उस डायरेक्टरी में जाएंगे, क्योंकि आपका फाइल कहाँ रहता है, उस डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर फाइल रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने बनाया एमडी सीमेज ये सारा, तो ये चीज हमको कमांड डालना पड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम में, तब जाके ये पर्टिकुलर आपका जो है यानी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम से सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो दो तरह से इंटरेक्ट करेंगे। एक तो कमांड बेस्ड, तो कमांड आपको ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रहेगा तभी कर पाएंगे। दूसरा है सिस्टम कॉल्स, तो ये सबसे आसान तरीका है। आप मोबाइल में भी इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं सिस्टम कॉल्स को। बटन को क्लिक किए, माउस को, टच पैड को क्लिक किए, टच स्क्रीन को क्लिक किए, पर्टिकुलर आइकन को क्लिक किए, एक बार क्लिक किए ओपन हो गया, ठीक है ना। कॉपी किए, डिलीट, क्लिपबोर्ड कमांड यूज कर रहे हैं, तो ये सब आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं विदाउट नोइंग द डिटेल्स अबाउट द कमांड। कॉपी कैसे कॉपी कर रहा है आपको पता नहीं, डिलीट कैसे हो जा रहा है आपको पता नहीं है, स्टिल यू आर यूजिंग डिलीट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है ना, कट। तो ये सब जो ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं, ये आप डायरेक्टली कॉल्स कर रहे हैं, सिस्टम को कॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप अभी जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड बेस्ड किए, तो यहाँ सीमेज नाम का एक फोल्डर बनाने के लिए हमको पहले एमडी कमांड का यूज करके सीमेज लिखना पड़ा, फिर सीडी चेंज डायरेक्टरी करके उस सीमेज में जाना पड़ा, और तब जाके हम कॉपी कौन से कोई फाइल बना सकते हैं उसमें। अभी क्या है कि कोई भी फाइल को एक फोल्डर राइट क्लिक किए, न्यू फोल्डर बनाए, न्यू फोल्डर में जाकर फिर रीनेम कर लिए, रीनेम ऑप्शन आता है पॉपअप मेनू में, रीनेम पर क्लिक किए, रीनेम कर दिए, न्यू फोल्डर को जो फोल्डर स्पेसिफिक नेमिंग करना है वो कर लिए। लेकिन अब अगर इसी चीज को कमांड बेस्ड करना होगा तो रीनेम आपको कमांड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर फाइल को रीनेमिंग करना होगा तो रेन कमांड, RENAME, जैसे वहां रीनेम दिख रहा है ना, वैसा ही रीनेम कमांड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से दो तरह से इंटरेक्ट किया जा सकता है, एक तो कमांड बेस्ड। तो कमांड बेस्ड में दिक्कत क्या है कि सारे कमांड की जानकारी आपको होनी चाहिए,
अभी क्या है, सिस्टम कॉल सबसे आसान है कि आपको पता नहीं है लेकिन आप राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक जानते हैं करना, डबल क्लिक और सिंगल क्लिक करना जानते हैं, माउस को यूज करना जानते हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन आएगा, उसमें से कोई इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो दैट इज वेरी इजीएस्ट मैनर टू इंटरेक्ट विद द ओएस, ठीक है ना, कंपेयर टू द कमांड इंटरेक्शन, बिकॉज इन कमांड इंटरेक्शन यू नीड टू लर्न कमांड्स, कमांड सारे याद करने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए विंडोज क्या है, डॉस मोड में आपका CUI सपोर्ट करता है, और जो आपका सिस्टम कॉल सपोर्ट मोड में आपका जो है GUI सपोर्ट करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द, अभी जैसे हमने कमांड विंडो ओपन किया और वहां पर एक कमांड को यूज किया MD और CD, MD से डायरेक्टरी बनाए और CD से डायरेक्टरी में गए। अब उसके बाद उस डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी एक्चुअली क्या है, दैट इज द फोल्डर, जो हम फोल्डर हम लोग GUI मोड में फोल्डर बोलते हैं, वही डायरेक्टरी आपका कमांड बेस्ड, आपका CUI बेस्ड, आपका जो आपका इंटरेक्शन ऑफ OS में वो आपका यूज होता है। तो दैट इज द टू वे टू इंटरेक्ट विद द OS। तो इन नेक्स्ट क्लास, हाँ बोलिए, यस लैंग्वेज है, बोलिए। सर एग्जाम में ओएस आएगा, एग्जाम में OS आएगा मतलब? ऑपरेटिंग सिस्टम इस एग्जाम में 16 तारीख से जो होने वाला है उसमें पूछा जाएगा सर? नहीं, अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा ही नहीं रहे, बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर पढ़ाया जाएगा तब पूछा जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से टॉपिक आएंगे एग्जाम हाँ, में? बेसिक्स ये जो बता रहे हैं ये सब पूछा जा सकता है। OS का क्या है, OS क्या है, टाइप्स क्या है OS का, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये पूछा जाएगा कि OS क्या हो सकता है, OS का क्या रोल है, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन, नॉट इन डिटेल्स, बिकॉज इन डिटेल्स यू हैव टू स्टडी द पेपर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पूरा एक पेपर पढ़ना है आगे, अगर IT या BSc IT या BCA कोर्स में है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल यूजुअल इंटरफेस, जो आपका इंटरफेस क्रिएट होता है उसके बारे में बताना है, OS से इंटरेक्ट कैसे करते हैं वो बताना है, ठीक है ना, किस तरह का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी OS से फुलफिल होता है वो बताना है, ठीक है ना, टाइप्स ये सब नहीं बताना है, ये सब उतना डिटेल्स नहीं है। अगर पूछा जाता है तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉट इन डिटेल। सर और कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा सर? कितना टॉपिक डिस्कस किए हैं अभी तक, जैसे प्रोग्राम, प्रोसेस, फेच, डिकोड, आज जो हम लोग यूज भी किए हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट में सीक्वेंशियल, सिलेक्शन, आइटरेशन, देन PDLC, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसमें जो भी फ्रेश लिखे ना सर, बोलिए दिक्कत थोड़ा लिखने, क्या थोड़ा फ्रेश सर, लिखने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा फ्रेश। नहीं, तो ये सब टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, आपको लिखना है, जैसे फ्रेश लिखा हुआ, प्रोग्राम एंड प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, फ्रेश लिख देते हैं। उसके बाद है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। इस पर हम प्रॉब्लम दिए थे असाइनमेंट, लेकिन हमने उसको अभी चेक नहीं किया, ना आपसे शेयर किया, आपने भी नहीं शेयर किया। तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, कंस्ट्रक्ट, अभी आप जो पाइथन किए होंगे उसमें भी यही 3 कंस्ट्रक्ट यूज होता है, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और आइटरेशन। आइटरेशन के लिए लूप कंस्ट्रक्ट यूज किए हैं वहाँ, सिलेक्शन के लिए इफ एल्स इफ जो यूज किए थे, और सीक्वेंशियल जिसमें कोई भी सिलेक्शन या आइटरेटिव प्रोसीजर नहीं यूज किए थे। तो कंस्ट्रक्ट में यही तीनों है, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन, आइटरेशन, या जिसको रिपीटेशन भी कह सकते हैं, सेम जॉब बार बार करना। उसके बाद PDLC है, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम लोग पढ़े थे वो पूरा डिटेल, यानी कि प्रॉब्लम, डिफिनीशन, इसका PDF भी मैंने शेयर किया आपके ग्रुप में, जस्ट गो थ्रू दैट PDF, whatever PDF is shared in your group, just go through that, note it down. Problem definition, problem analysis, प्रॉब्लम एनालिसिस में हम लोग वेरियस प्रोग्रामिंग टूल भी डिस्कस किए। वेरियस प्रोग्रामिंग टूल्स में हम लोग डिस्कस किए थे एल्गोरिथम,
फ्लो चार्ट, ठीक है, सूडो कोड, ठीक है ना। और फिर कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में, जैसे पाइथन आपने किया, पाइथन में करें या कोई भी लैंग्वेज, उसके पहले कोई भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। जितने भी असाइनमेंट आपको दिए गए थे उस हर में प्रॉब्लम को डिफाइन किया गया था। विदाउट डिफिनेशन यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू राइट द कोड। तो हर में प्रॉब्लम डिफिनेशन दिया गया था, कैसे करना है आपको, और एनालिसिस करने के लिए आप एल्गोरिथम तैयार किए, कोडिंग, देन टेस्टिंग। अब इससे क्या है, 20 से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कोडिंग, व्हाट इज टेस्टिंग। तो पीडीएलसी अगर पूरा पढ़े रहेंगे तो आप किसी का भी जवाब दे सकते हैं। तो वो नोट्स भी हमने पोस्ट किया, वो पीपीटी पोस्ट किया है। कोडिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग। और डिबगिंग को हमने ये भी बताया था, ये आपका वैलिडेशन स्टेज है, ठीक है ना। दिस इज द वैलिडेशन स्टेज एंड दिस वन इज द वेरिफिकेशन स्टेज। तो इफ द वैलिडेशन इज ओके, अगर वैलिडेशन आपका ओके है तो वेरिफिकेशन इज नॉट नीडेड। अगर टेस्टिंग में ओके है तो डिबग का मतलब क्या होता है, बग मतलब एरर होता है, डिबग का मतलब एरर ढूंढना। एरर होगा तब तो ढूंढेंगे। तो ये आपका ऑप्शनल स्टेज है। ऑप्शनल कहने का मतलब कि अगर टेस्टिंग इन अनसक्सेस होगा तो आपको डिबग करने की जरूरत होगी, अगर टेस्टिंग सक्सेस होगा तो डिबग करने की जरूरत नहीं होगी। देन डिबगिंग के बाद क्या था, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, देन डॉक्यूमेंटेशन। इसके पहले ही डॉक्यूमेंटेशन होगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये ऊपर नीचे हो गया। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, इसमें हम लोग डिस्कस किए थे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम जो है, ये दो तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता है। एक यूजर मैनुअल जो यूजर के लिए होता है, और एक होता है सिस्टम मैनुअल। यूजर मैनुअल का एग्जांपल हम लोग लिए थे, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो आप यूज करते हैं, आपको समझने के लिए यूजर मैनुअल होगा। और जब वो प्रोडक्ट आपका कोई तरह का प्रॉब्लम होता है उस प्रोडक्ट में, तो वो प्रोडक्ट सर्विस सेंटर में ले जाएंगे। तो सर्विस सेंटर में भी उसका इंजीनियर जो भी होगा उसको भी एक मैनुअल चाहिए उसको रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉब्लम। तो इंटरनल व्यू को सिस्टम मैनुअल में रखा जाता है, एक्सटर्नल व्यू को आपका जो है यूजर मैनुअल में। आपको एक्सटर्नल व्यू, आप बाइक चला रहे हैं तो आपको बाइक में कहाँ लाइट जलता है, कहाँ पर गियर चेंज होगा, ये जानकारी चाहिए। इनसाइड इंजन कैसे आपका काम हो रहा है, इनसाइड इंजन क्या प्रॉब्लम होगा तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इसका जरूरत उसके सर्विस इंजीनियर को होगा। तो सर्विस इंजीनियर नीड्स द सिस्टम मैनुअल एंड यू नीड अ यूजर मैनुअल, बिकॉज आप बाइक चलाते हैं, हो सकता है कोई नया फंक्शन एडअप किया गया हो जो पहले वाले बाइक में नहीं था आपका, तो आप उस फंक्शन को देखना चाहेंगे, मैनुअल में समझना चाहेंगे। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बोलेंगे मैनुअल इज नॉट ओके बिकॉज द फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट क्लियर थ्रू दैट मैनुअल। तो आप बोलेंगे मैनुअल सही से नहीं लिखा गया है इसलिए हम उस पॉइंट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और एक पॉइंट आपका था हाँ, कभी भी मॉडिफिकेशन, यस, इसको आप मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो एक्सटेंशन एंड रीडिजाइन। अब देखिए, आप VS कोड इंस्टॉल किए, जो पाइथन किए, पाइथन का जब इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा वर्जन आया होगा। 3 पॉइंट के पहले 2 पॉइंट होगा। तो ये जो वेरियस वर्जन क्या है, दैट इज द एक्सटेंशन एंड रीडिजाइन ऑफ द प्रीवियस वन। हर बार प्रीवियस में कुछ फीडबैक के साथ मॉडिफिकेशन होता है और आप नया वर्जन देखते हैं। जैसे MS ऑफिस, अभी कितना वर्जन चल रहा है, ऑफिस 19। इसके पहले जितना भी वर्जन आया कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके यहाँ तक पहुंचा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वही बात है। एंड्रॉयड का आप एग्जांपल ले लीजिए, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वर्जन आर देयर दैट कंटेन्स दिस फीचर एक्सटेंशन एंड रीडिजाइन। क्या वो तो आपका जो सेमेस्टर में होगा तो पढ़ाया ही जाएगा, एड ऑन में पढ़ाया ही जाएगा। सर तो मतलब भी जो नॉर्मल बच्चे हैं जो ये पाइथन नहीं किए हुए उनके लिए क्या एग्जाम में होगा सर? उनके लिए नोटिफिकेशन दिया जाएगा। एग्जाम रजिस्टर्ड नहीं थे लेकिन आपको क्लासेस तो दिया गया था करने के लिए, आपको रिफंड नहीं होगा लेकिन क्लासेस तो आपने किया है ना।
तो क्लासेस जो सर। ऑब्जर्व किए उसके बेसिस पर आंसरिंग करिएगा, ठीक है ना। और कुछ और टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं। हाँ, इसके बाद हमने डिस्कस किया है कॉमर्स। तो कॉमर्स में हमने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कॉमर्स की बात की थी। अब इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। ऑफलाइन मोड में हम लोग ट्रेडिशनल कॉमर्स को देखे थे, जो जितना भी मार्केट में आप दुकान से सामान लेते हैं सब ट्रेडिशनल कॉमर्स है, जहाँ पर फिजिकल आप प्रोडक्ट को देखते हैं और फिजिकली पे करते हैं। नाउ द पेमेंट इज ऑल्सो लॉजिकली, सीओडी इज देयर, बट लॉजिकल पेमेंट भी करते हैं आप ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मोड ऑफ ई कॉमर्स आपका जो है, ये आपका नाम दे दिया गया इसको ई कॉमर्स। और इसमें वेरिएशन हम लोग डिस्कस किए नाउ एम कॉमर्स। तो पहले वेबसाइट्स आप बोल सकते हैं, वेबसाइट्स डेवलपमेंट अंडर ई कॉमर्स, वेरियस वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सबका वेबसाइट्स बना। लेकिन अब हर समय हम वेबसाइट्स को आप जब वेबसाइट्स बना तो उस समय मोबाइल वर्जन नहीं बना, तो मोबाइल को ओपन करने में दिक्कत हो रहा था, तो फिर से वेबसाइट्स का मोबाइल वर्जन बनाना पड़ा। नाउ डे अगर वेबसाइट आप बना रहे हैं तो मोबाइल वर्जन भी आपको तैयार रखना होगा, क्योंकि वेबसाइट को मोबाइल पर भी ओपन किया जा सकता है। तो उसका अल्टरनेटिव निकाला गया एप्स। अब देखिएगा जितना भी बैंकिंग है सबका एप्स बना, फ्लिपकार्ट, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक है, तो ये एप्स के थ्रू आप एक्सेशन प्रोवाइड किए, क्योंकि वेबसाइट बार बार ओपन करना क्लोज करना नहीं है, तो एप्स को एक जो है पिन जनरेट करके एप्स ओपन करके उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। देन टेलीविजन कॉमर्स हम लोग डिस्कस किए कि जैसे naptol.com ये सारा है, इसको भी कॉमर्स के लिए यूज किया गया है, ठीक है ना, टेलीविजन कॉमर्स। देन वी डिस्कस अबाउट द सोशल, हाँ, सोशल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स में आपका जो आ जाता है ये सारा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ठीक है ना, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, बहुत सारा है एक्सेट्रा। जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसके थ्रू भी आप कॉमर्स जनरेट कर सकते हैं। अब बिजनेस व्हाट्सएप आ गया, तो व्हाट्सएप बिजनेस, तो वहां से आप ग्रुप बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को वहां पर डिस्प्ले करा सकते हैं, फिर वहां पर गूगल पे, फोन पे से अपना डिटेल्स भेजकर उस पर पेमेंट भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट आप अवेलेबल करवा सकते हैं डेस्टिनेटिव एड्रेस पर। तो इतना चैनल हम लोग डिस्कस किए थे अभी तक। और इसके बाद चूंकि नेक्स्ट क्लास में आई डिस्कस द पर्टिकुलर IT रिलेटेड वर्ड्स, तो यू जस्ट गो थ्रू पार्ट 1। पार्ट 1 एक बार देख कर आइएगा, ताकि एक बार हम लोग उसको रिव्यू कर लेंगे सारे IT वर्ड्स को, और आज एक और पार्ट 3 आपको पोस्ट करेंगे, ठीक है ना, रेस्ट ऑफ द, यानी कि टोटल A to Z अल्फाबेट के बेसिस पर जो भी IT रिलेटेड है वो तो Z नंबर, यानी कि आपका जो पार्ट 3 सेक्शन कंटेन्स द टोटलिटी कंप्लीट, आपका जो सेक्शन है वो इंक्लूड होगा। ओके।